देखिए जूरिस्प्रूडेंस चल रहा था। जो लोग नए भाई एडमिशन लेंगे तो उनको वीडियो मिल जाएगा जितना चला है। इसमें देखिए कहाँ तक लिखवा गया था, पहले लिखवा के तब आज एक स्कूल कम से कम खत्म किया जाए। स्टोइक लिखवा दिया गया था कि नहीं? हाँ लिखिए भाई, भारत एवं प्राकृतिक विधि। हाँ, भारत में बस वेद स्मृति और आपका श्रुति ये माना जाता है, बस दो चार लाइन ही लिखना है इसके। हाँ ये हो गया था ना, इसके बाद लिखिए आपका। देखिए हम प्राकृतिक विचारधारा को पांच वर्गों में बांटे थे, तो ये जो वर्ग चल रहा था ये प्राचीन चल रहा था। प्राचीन में हमने तीन भागों में बांटा था, आपका यूनान, उसके बाद रोम, उसके बाद भारत। इसके बाद सेकंड एज लिखिए, द्वितीय काल। पांच कालों में बांटा है भाई, काल से भी अलग अलग क्वेश्चन बनता है। ये प्राकृतिक विचारधारा चल रही है आपका, उसमें सेकंड काल लिखिए। फर्स्ट काल प्राचीन हो गया है, सेकंड काल लिखिए डार्क एज या अंध युग। डार्क एज या अंध युग। लिखिए इसका समय काल है आपका 500 ईस्वी से। 500 के थोड़ा पहले आपका 300 लिखिए, 300 ईस्वी से लेकर 11वीं, नहीं, 300 शताब्दी से लेकर, शताब्दी लिखिए भाई, ईस्वी नहीं। 300 शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक, 11वीं शताब्दी तक लिखिए। इस काल में, इस काल में प्राकृतिक विधि क्षीण पड़ गई थी। इस काल में प्राकृतिक विधि क्षीण पड़ गई थी। फिर भी, फिर भी निम्नलिखित तीन विद्वानों ने इसे जीवित रखा। फिर भी निम्नलिखित तीन विद्वानों ने इसे जीवित रखा। ये प्री में आ चुका है, थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका प्री में आ चुका है कि अंध युग में कौन प्रमुख विधि शास्त्री थे। अंडरलाइन करते रहे भाई, जो क्वेश्चन रिपीटेड है ये आ सकता है। तीन विद्वानों ने इसे जीवित रखा। लिखिए पहला ग्रेगोरी, ग्रेगोरी। दूसरा बोर्स, एम बोर्स, एम बोर्स। हाँ एम्बोर्स। तीसरा लिखिए संत अगस्टाइन, संत अगस्टाइन। संत अगस्टाइन, ये तो पहला क्वेश्चन ये बना है कि अंध का युग के कौन प्रमुख विधि शास्त्री थे, तो 3 मार्कर आइएगा। आपका ग्रेगोरी, दूसरा आपका बोर्स, और तीसरा संत अगस्टाइन। अगला जो क्वेश्चन आपका बना है कि अंध युग का प्रमुख विधि शास्त्री कौन था, तो इसमें तीसरा जो विधि शास्त्री है आपका संत अगस्टाइन। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, इस युग के प्रमुख विधि शास्त्री, यानी तीन में भी महत्वपूर्ण कौन था। इस युग के प्रमुख विधि शास्त्री, इस युग के प्रमुख विधि शास्त्री संत अगस्टाइन थे। संत अगस्टाइन थे। ये ईसाई बिशप थे।
ये ईसाई बिशप थे तथा प्रथम अलंकार शास्त्र के अध्यापक थे। ये ईसाई बिशप थे तथा प्रथम अलंकार शास्त्र के अध्यापक थे। इनका मानना था कि सभी वस्तुएं ईश्वर की इच्छा से नियंत्रित होती हैं। सभी वस्तुएं ईश्वर की इच्छा से कंट्रोल होती हैं, यानी कि नियंत्रित होती हैं। विधि का उद्देश्य, फुल स्टॉप देके इसी लाइन में लिखते रहिएगा। विधि का उद्देश्य न्याय स्थापित करना है। विधि का उद्देश्य न्याय स्थापित करना है। मानव निर्मित विधि से प्राकृतिक विधि सर्वोच्च होती है। मानव निर्मित विधि से प्राकृतिक विधि सर्वोच्च होती है। अगला कोटेशन लिखिए जो पूछा गया है। यदि राजधानियों से न्याय निकाल दिया जाए, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा कोटेशन। यदि राजधानियों से न्याय निकाल दिया जाए, यदि राजधानियों से न्याय निकाल दिया जाए तो वह डकैतियों के अलावा कुछ नहीं है। तो वह डकैतियों के अलावा कुछ नहीं है। इनका मानना था कि सकारात्मक विधि का कार्य, न है तो कोष्ट में लिख लीजिएगा पॉजिटिव ला, यानी कि मानव निर्मित विधि। सकारात्मक विधि का मतलब यहाँ हुआ जो मानव ने बनाया है। इनका मानना था कि सकारात्मक विधि का कार्य पथभ्रष्ट लोगों को, माने जो अपराधी हैं, पथभ्रष्ट माने जो अपने पथ से विचलित हो गए हैं, यानी कि अपराधी कहिए, पथभ्रष्ट लोगों को भय के माध्यम से नियंत्रित कर व्यवस्था कायम करना है। भय के माध्यम से नियंत्रित कर व्यवस्था कायम करना है। मैंने वर्तमान समय में आप देख सकते हैं कि भाई मानव निर्मित विधि की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि जो पथभ्रष्ट व्यक्ति हैं, आपका दुराचारी है, कुकर्मी है, अपराधी हैं, उन्हें भय दिखाया जाए और समाज में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखा जाए। ये आपका संत अगस्टाइन ने ही कह दिया था। आज भी सेम यही लागू होता है, कोई इसमें अंतर नहीं है। अगला लिखिए। इन्हें शास्त्रीय प्राचीनता के सूर्यास्त, ये भी क्वेश्चन आ चुका, अंडरलाइन करिएगा जो वाक्य लिखवाया जा रहा है। इन्हें शास्त्रीय प्राचीनता के सूर्यास्त, इन्हें शास्त्रीय प्राचीनता के सूर्यास्त तथा मध्यकाल के सूर्योदय
के बीच की कड़ी माना जाता है। मध्यकाल के सूर्योदय के पूर्व की कड़ी माना जाता है, पूर्व की कड़ी माना जाता है। इसका जो मॉडल आया है, मॉडल भी चलते रह जाए यूपीजे में, कि किस विद्वान को प्राचीन माने आपका प्राकृतिक विद में प्राचीन काल के सूर्यास्त तथा मध्यकाल के सूर्योदय के पूर्व की कड़ी माना जाता है, तो वह विद्वान है संत अगस्टाइन। ये पूछा जा चुका, अंडरलाइन करिएगा इसको भी, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला लिखिए, इन्होंने 2 किताबें लिखी। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक, ऐसे भी लिख सकते हैं, इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक स्वतंत्र इच्छा तथा ईश्वर का शहर है। 2 किताबें इनकी महत्वपूर्ण है, आपका पहला स्वतंत्र इच्छा और दूसरा ईश्वर का शहर। पहला स्वतंत्र इच्छा, दूसरा ईश्वर का शहर। अगला विद्वान लिखिए, पोप ग्लेशियस, इसी में आगे बढ़ाइए, इनका भी पूछ सकता है आपका। लिखिए पोप ग्लेशियस। पोप ग्लेशियस लगभग 500 ईस्वी लिखिए पोप ग्लेशियस लगभग 500 ईस्वी में ये थे। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, चर्च तथा राज्य के बीच विवाद, चर्च तथा राज्य के बीच विवाद के निस्तारण हेतु, चर्च तथा राज्य के बीच विवाद का निस्तारण हेतु माने सॉल्व करने के लिए, निस्तारण हेतु इन्होंने 2 शक्तियों के बीच संतुलन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इन्होंने 2 शक्तियों के बीच संतुलन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। अंडरलाइन कर लीजिएगा, पूछ सकता है ये कि 2 शक्तियों के बीच संतुलन का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाला कौन विद्वान था, तो पोप ग्लेशियस। जिसके अनुसार, लिखिए इसमें, जिसके अनुसार आध्यात्मिक मामलों में चर्च बड़ा होगा, धार्मिक मामलों में, आध्यात्मिक मामलों में चर्च बड़ा होगा, जबकि प्रशासनिक मामलों में राज्य बड़ा होगा। धार्मिक मामलों में चर्च बड़ा होगा, जबकि प्रशासनिक मामलों में राज्य बड़ा होगा। इसी लाइन में लिखिएगा, इनके सिद्धांत को अपनाया नहीं गया, इनके सिद्धांत को अपनाया नहीं गया तथा चर्च और राज्य के बीच विवाद में तथा चर्च तथा राज्य के बीच विवाद में राज्य विजयी हुआ, राज्य विजयी हुआ। वाइब्रेट कर लीजिए भाई मोबाइल।
अगला तीसरा काल लिखिए मध्यकाल, मिडिल एज। तीसरा लिखिए अंधयुग हो गया आपका, मध्यकाल या मिडिल एज। लिखिए 12वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक। 12वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक मध्यकाल या मिडिल एज। लिखिए इस काल में प्राकृतिक विधि के प्रमुख विद्वान, इस काल में प्राकृतिक विधि के प्रमुख विद्वान संत थॉमस एक्विनास थे। संत थॉमस एक्विनास, संत थॉमस एक्विनास थे। इन्होंने विधि के संबंध में, इन्होंने विधि के संबंध में, इन्होंने विधि के संबंध में ईसाई सिद्धांत की व्याख्या की। इन्होंने विधि के संबंध में ईसाई सिद्धांत की व्याख्या की। क्वेश्चन आपका ये बना है कि कौन सा विद्वान अपना सिद्धांत बाइबिल में वर्णित या ग्रंथों पर आधारित किया है या ईसाई विधि पर, ईसाई विधि को आधार मानते हुए दिया है, ये क्वेश्चन आपका बना है। तो आप लिख मारेंगे संत थॉमस एक्विनास, अगर ये क्वेश्चन है। लिखिए इसी में, इन्होंने कहा कि, इनका कथन लिखिए, इन्होंने कहा कि जो भला है उसे किया जाना चाहिए। जो भला माने उचित, जस्ट, जो भला है उसे किया जाना चाहिए तथा जो बुरा है उसे त्याग देना चाहिए। जो भला है उसे किया जाना चाहिए तथा जो बुरा है उसे त्याग देना चाहिए। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इनकी किताब का नाम, इनकी किताब का नाम सुम्मा थियोलॉजिया, सुम्मा थियोलॉजिया, सुम्मा थियोलॉजिया है। सुम्मा थियोलॉजिया, लाजिया है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इन्होंने विधि को 4 वर्गों में बांटा। इन्होंने विधि को 4 वर्गों में बांटा। फर्स्ट लिखिए शाश्वत विधि, परपिचुअल लॉ कहा जाता है। शाश्वत विधि या परपिचुअल लॉ। लिखिए इसके आगे लिखिए, इनके अनुसार, इसी में लिखिएगा शाश्वत विधि में, इनके अनुसार विधि के लिए यह ईश्वर की योजना है। विधि के लिए यह ईश्वर की योजना है तथा इसे केवल ईश्वर ही जान सकता है। विधि के लिए यह ईश्वर की योजना है
तथा इसे केवल ईश्वर ही जान सकता है। सेकंड लिखिए, प्राकृतिक विधि या नेचुरल लॉ। फर्स्ट हो गया इनका शाश्वत विधि। सेकंड लिखिए, प्राकृतिक विधि या नेचुरल लॉ। लिखिए, मानव के विवेक से उत्पन्न विधि। मानव के विवेक वही तर्क बुद्धि, मानव के विवेक से उत्पन्न विधि प्राकृतिक विधि होती है। वही क्या उचित है और क्या अनुचित, आज भी यही आपका चलेगा। लास्ट में जब हम बताएंगे तो आज भी यही चलेगा, क्या उचित होना चाहिए, वही क्या है, नेचुरल लॉ। तीसरा लिखे, ईश्वरीय विधि या डिवाइन लॉ। तीसरा बंटवारा ये करते हैं, ईश्वरीय विधि या डिवाइन लॉ। ईश्वरीय विधि लिखिए, धर्म ग्रंथों में वर्णित विधि। धर्म ग्रंथों में वर्णित विधि जैसे कुरान, बाइबिल। धर्म ग्रंथों में वर्णित विधि जैसे कुरान, कामा दीजिए बाइबिल, श्रुति, स्मृति इत्यादि। कुरान, बाइबिल, श्रुति, स्मृति इत्यादि। इनका मानना है कि ये डिवाइन लॉ है। और आपका माने डिवाइन लॉ मतलब ये ईश्वर द्वारा बोले गए शब्द हैं। कुछ हद तक सही भी है, तीनों अगर देखा जाए तो ये माना जाता है कि कुरान जो है वह अल्लाह के ही शब्द हैं, बाइबिल भी वही है, और श्रुति और स्मृति भी हिंदू लॉ में माना जाता है। ईश्वर ने जो बातें बताई वही बातें क्या हैं, लिखी गई हैं। और मैं लगातार बता रहा हूँ कि प्राचीन काल में जो कानून बनता था, ये माना जाता था कि कानून किसकी देन है, मानव की नहीं बल्कि ईश्वर की। भले आज आपका मैंने उतना न माना जाए, वो अलग बात है, आगे हम पढ़ाएंगे। अगला लिखिए, इसमें चौथा लिखिए प्रकार इनका, मानव निर्मित विधि। चौथा ये प्रकार लिखवाया जा रहा है इनका, मानव निर्मित विधि। लिखिए इसमें, मानव निर्मित विधि समझाना नहीं है, जो कौन बनाए, मानव। तो इसमें लिखिए, मानव निर्मित विधि की आवश्यकता इसलिए पड़ती है। मानव निर्मित विधि की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि प्राकृतिक विधि मानव के दिन प्रतिदिन की, क्योंकि प्राकृतिक विधि मानव के दिन प्रतिदिन की समस्याओं का प्राकृतिक विधि मानव के दिन प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान करने में असफल रहती है। इस प्रकार आपका जो मध्यकाल प्राकृतिक विचारधारा का वो भी समाप्त हो गया। आपका संत थॉमस एक्विनास एक ही विद्वान महत्वपूर्ण है। अब आइए हेडिंग डालिए, रिफॉर्मेटिव एज, या चौथा ये चल रहा है आपका, यानी कि चौथा आपका क्रम चल रहा है, पुनर्जागरण काल। यहाँ से एक क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। हेडिंग डालिए, पुनर्जागरण काल या रिफॉर्मेटिव एज। देखिए कैसे क्वेश्चन बना है, मैं लेक्चर दिया जा चुका है।
पहले सन लिख लीजिए। तो 15वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक इसका जो सन है आपका 15वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक, मैंने 15वीं से 18वीं, ये लिखिए इसमें पहले। इस काल को क्वेश्चन आ चुका है गोल्डन एज। गोल्डन एज या हिंदी में अब 3-4 नाम लिखिए, बदल देता है नाम। स्वर्णिम युग, स्वर्णिम युग। आप लिख करके लिखिए ज्ञानोदय काल। एक बार शब्द दिया है, जाकर देखिएगा। ज्ञानोदय, ज्ञानोदय काल। एक आप लिख करके लिखिए गौरवान्वित काल, गौरवान्वित काल। या चरमोत्कर्ष काल, चरमोत्कर्ष काल। क्वेश्चन आपका ये बना है पहला यहाँ मॉडल कि किस काल में प्राकृतिक विचारधारा अपने चरमोत्कर्ष पर थी। चरमोत्कर्ष मतलब कि सबसे ऊपर थी। तो आपका जवाब रहेगा रिफॉर्मेटिव एज या पुनर्जागरण काल। 4 देगा, प्राचीन अंध युग दे देगा, मध्यकाल दे देगा और आपका आधुनिक दे सकता है, लेकिन मारना क्या है, पुनर्जागरण काल। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए इस काल के प्रमुख विद्वान। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए इस काल के प्रमुख विद्वान ह्यूगो ग्रोसियस, हाब्स, लाक तथा रूसो थे। 4 विद्वान महत्वपूर्ण थे। ह्यूगो ग्रोसियस, फिर कामा दीजिए हाब्स, फिर कामा दीजिए लाक तथा रूसो। 4 विद्वान महत्वपूर्ण थे। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए इसमें इस युग में, इस युग में राज्य तथा जनता के बीच, राज्य तथा जनता के बीच अधिकारों को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। अधिकारों को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ जिसका समाधान विद्वानों ने, जिसका समाधान विद्वानों ने सामाजिक समझौते, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौते के सिद्धांतों द्वारा दिया। सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सामाजिक सामाजिक समझौते यानी कि कॉन्ट्रैक्ट, संविदा, सामाजिक संविदा। वाक्य बोलिए थोड़ा। सामाजिक संविदा के माध्यम से, के सिद्धांत के माध्यम से, के द्वारा दिया। रुक जाइए, 1-2 लोग आ गए हैं भाई, मिल लीजिए। 1 सेकंड भाई, तब क्लास चलेगी।
देखिए कहाँ तक लिखवाया गया था। हाँ, इसमें लिखिए आपका पहला विद्वान लिखिए ह्यूगो ग्रोसियस। इनका भी कोटेशन आ चुका है। ह्यूगो ग्रोसियस 1583 ईस्वी से 1583। क्रम भी याद रखना है, कौन पहले कौन बाद में आया। एक दो क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, कौन सा क्रम सही है। देखिए 1583 यानी कि 1583 ईस्वी से 1643 ईस्वी 1643 ईस्वी लिखिए इसमें। लिखिए इन्हें अंतरराष्ट्रीय विधि का जनक माना जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है, आपका अंडरलाइन कर लीजिएगा। इन्हें अंतरराष्ट्रीय विधि का जनक माना जाता है। इन्होंने अंतरराष्ट्रीय विधि को राष्ट्रों की विधि कहा है। इन्होंने अंतरराष्ट्रीय विधि को राष्ट्रों की विधि कहा है। लॉ ऑफ नेशंस राष्ट्रों की विधि कहा है। अंतरराष्ट्रीय विधि नामकरण जर्मी बेंथम ने दिया। अंतरराष्ट्रीय विधि किसने कहा? अंतरराष्ट्रीय विधि नामकरण जर्मी बेंथम ने किया। ये अंतरराष्ट्रीय विधि का आधार ये अंतरराष्ट्रीय विधि का आधार प्राकृतिक विधि को मानते हैं। ये अंतरराष्ट्रीय विधि का आधार प्राकृतिक विधि को मानते हैं तथा यह कहते हैं कि विधि उचित युक्ति का आदेश है। विधि उचित युक्ति का आदेश है। विधि उचित युक्ति का आदेश है। विधि यह बताती है कि विधि यह बताती है कि कोई कार्य युक्ति परक प्रकृति से विधि यह बताती है कि कोई कार्य युक्ति परक प्रकृति से संगत है या नहीं। कोई कार्य युक्ति परक प्रकृति से संगत है या नहीं और इसमें नैतिक आधार तथा और इसमें नैतिक आधार तथा नैतिकता का गुण है या नहीं। इसमें नैतिक आधार तथा नैतिकता का गुण है या नहीं। इन्होंने अंतरराष्ट्रीय विधि के बारे में इन्होंने अंतरराष्ट्रीय विधि के बारे में
निम्नलिखित 4 बातें बताई। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विधि के बारे में निम्नलिखित 4 बातें बताई। फर्स्ट लिखिए, राज्य प्राकृतिक विधि तथा राष्ट्रों की विधि के अनुपालन के लिए बाध्य हैं। राज्य पहला लिखवाया जा रहा है फर्स्ट में, राज्य प्राकृतिक विधि तथा राष्ट्रों के बीच विधि के अनुपालन के लिए बाध्य हैं। राज्य प्राकृतिक विधि तथा राष्ट्रों की विधि के अनुपालन के लिए बाध्य हैं, बाउंड हैं। सेकंड लिखिए, सभी राष्ट्रों की सरकारें समान हैं, यानी कि समता का नियम, चाहे छोटा देश हो या बड़ा, सभी राष्ट्रों की सरकारें समान हैं। इनके सिद्धांत को अपनाया गया है। आपका जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चलेगा तो इनके सिद्धांत को हम ऐड करेंगे। समान है। तीसरा लिखिए, विदेशी संबंध पूर्णतः स्वतंत्र हैं। विदेशी संबंध पूर्णतः स्वतंत्र हैं, यानी कौन देश किससे संबंध रखता है किससे नहीं रखता, ये उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। चौथा लिखिए, जो आपका महत्वपूर्ण है और इसी में आपका सिद्धांत समाहित रहेगा, पैक्टा संट सर्वेंडा। लिखिए चौथा, सरकारों के बीच दिए गए वचन, सरकारों के बीच दिए गए वचन आबद्धकर होते हैं। आबद्धकर होते हैं तथा उन्हें पूरा करना, तथा उन्हें पूरा करना प्राकृतिक विधि का अंग है, तथा उन्हें पूरा करना प्राकृतिक विधि का अंग है। इस सिद्धांत को पैक्टा संट सर्वेंडा कहते हैं। इस सिद्धांत को पैक्टा संट सर्वेंडा कहते हैं, जिसे इसी लाइन में लिखिए, जिसे एंजिलाटी ने प्रतिपादित किया। एंजिलाटी, जिसे एंजिलाटी ने प्रतिपादित किया, बाद में विस्तृत तौर पे बताए। अगला विद्वान लिखिए अब, थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स लिखिए, इनका कार्यकाल 1588 ईस्वी से लेकर 1679 ईस्वी तक। 1588 ईस्वी से लेकर 1679 ईस्वी तक। 1588 ईस्वी से 1679, 1588 से 1679 ईस्वी तक। लिखिए, ये इंग्लैंड के थे। ये इंग्लैंड के थे। तथा इंग्लैंड में संसद तथा सम्राट के बीच युद्ध में, तथा इंग्लैंड में
संसद तथा सम्राट के बीच युद्ध में इन्होंने सम्राट का पक्ष लिया। इन्होंने सम्राट का पक्ष लिया। तथा राज्य एवं जनता के बीच संघर्ष में एवं राज्य तथा जनता के बीच संघर्ष में राज्य का समर्थन किया। राज्य तथा जनता के बीच संघर्ष में राज्य का समर्थन किया तथा कहा कि विधि संप्रभु का समादेश है, ला इज द कमांड ऑफ सावरेन। विधि संप्रभु का समादेश है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इनका मानना था कि इनका मानना था कि प्राकृतिक विधि संप्रभु के लिए मात्र एक नैतिक आदेश है। प्राकृतिक विधि संप्रभु के लिए मात्र एक नैतिक आदेश है। नैतिक का मतलब कि चाहे संप्रभु माने और चाहे मानने से क्या कर दे, इनकार, बाध्य नहीं है, नैतिक आदेश है। समाज की प्रारंभिक अवस्था अच्छी नहीं थी। समाज की प्रारंभिक अवस्था अच्छी नहीं थी। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य स्वभावतया प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य स्वभावतया स्वार्थी कामा दीजिए विद्वेषपूर्ण तथा आक्रामक था। स्वार्थी, विद्वेषपूर्ण तथा आक्रामक था। शांतिपूर्ण रहने की अभिलाषा ने सामाजिक समझौते को जन्म दिया। शांतिपूर्ण रहने की अभिलाषा ने सामाजिक समझौते को जन्म दिया तथा जनता ने राज्य से समझौता करके अपने सभी अधिकार राज्य को सौंप दिए। जनता ने राज्य से समझौता करके अपने सभी अधिकार राज्य को सौंप दिया। अतः जनता को राज्य का विरोध करने का अधिकार नहीं है। अतः जनता को राज्य का विरोध
करने का अधिकार नहीं है। इनके अनुसार आत्मरक्षा आत्मरक्षा सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा का अधिकार एक प्राकृतिक अधिकार है। आत्मरक्षा का अधिकार एक प्राकृतिक अधिकार है तथा इस अधिकार को जनता अपने पास बनाए रखे। आत्मरक्षा का अधिकार एक प्राकृतिक अधिकार है तथा इस अधिकार को जनता अपने पास बनाए रखे। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इनकी किताब का नाम लेव याथन है। लेव याथन। इनकी किताब का नाम माने जो हाफ्स ने लिखा संप्रभु लेव याथन है। पैराग्राफ फिर चेंज करके लिखिए। इन्हें विश्लेषणात्मक विधिशास्त्रियों का पूर्वगामी माना जाता है। इन्हें विश्लेषणात्मक विधिशास्त्रियों का पूर्वगामी माना जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका, अंडरलाइन करिएगा थोड़ा। आपका ये क्वेश्चन आ चुका है, तब दो क्वेश्चन आपको मिला ऐसा। फिर हम बता रहे हैं जो बन चुका है दोनों क्वेश्चन कि किस विद्वान को आपका प्राकृतिक विचारधारा के आपका प्राचीन काल के सूर्यास्त और मध्यकाल के सूर्योदय के बीच की कड़ी माना जाता है, तो वह आपका संत अगस्टाइन। दूसरा जो मॉडल बन चुका है कि किस विधशास्त्री को एनालिटिकल जुरिस्ट हैं उनके पूर्व का एनालिटिकल जुरिस्ट माना जाता है, तो वह थॉमस हॉब्स हैं, क्योंकि इन्होंने ये शुरुआत तो कम से कम कर ही दी कि विधि संप्रभ का क्या है समाधि, और प्राकृतिक जो विधि है वह मात्र सम्राट के लिए एक मोरल आपका आर्डर है, चाहे तो सम्राट पालन करे और चाहे तो करने से इनकार। तो मैं बता कि राज्य और जनता के बीच अधिकारों की लड़ाई में आपका राज्य का समर्थन किए और आपका राज्य का समर्थन किए। अगला विद्वान लिखिए जॉन लॉक। हेडिंग डालिए जॉन लॉक। इनसे भी क्वेश्चन आ चुका है, देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। जॉन लॉक लिखिए 1632 ईस्वी से लेकर 1704 ईस्वी तक। 1632 ईस्वी से लेकर 1704 ईस्वी तक, 1632 से लेकर 1704 तक, 1704। जो पहला क्वेश्चन बना है आपका कि डबल सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी किसने दिया, दोहरे सामाजिक समझौते का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, ये क्वेश्चन आ चुका है। लिखिए इसमें, इन्होंने दोहरे सामाजिक समझौते का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इन्होंने दोहरे सामाजिक समझौते का सिद्धांत डबल सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पूछा जा चुका, अंडरलाइन करिए इसको भी।
दोहरे सामाजिक समझौते का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तथा राज्य एवं जनता के बीच संघर्ष में जनता का समर्थन किया। तथा राज्य और जनता के बीच संघर्ष में जनता का समर्थन किया। तथा कहा कि प्राकृतिक विधि सर्वोच्च होती है। प्राकृतिक विधि सर्वोच्च होती है। विधि का उद्देश्य विधि का उद्देश्य स्वतंत्रताओं को नियंत्रित करना या नष्ट करना नहीं है। विधि का उद्देश्य स्वतंत्रताओं को नियंत्रित करना या नष्ट करना नहीं है, बल्कि उन्हें कायम रखना बल्कि उन्हें कायम रखना तथा उसमें अभिवृद्धि करना है। उन्हें कायम रखना तथा उनमें अभिवृद्धि करना है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इनका मानना था कि पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। इनका मानना था कि सामाजिक समझौते के पूर्व समाज शांतिमय था। इनका मानना था कि सामाजिक समझौते के पूर्व समाज शांतिमय था। तत्पश्चात दोहरा सामाजिक संविदा की गई। तत्पश्चात दोहरा सामाजिक संविदा की गई। प्रथम संविदा द्वारा संगठित समाज की स्थापना की गई। प्रथम संविदा द्वारा माने लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट किए। प्रथम संविदा द्वारा संगठित समाज की स्थापना की गई। तत्पश्चात द्वितीय संविदा द्वारा राज्य को जन्म दिया गया। राज्य को जन्म दिया गया तथा जनता ने अपने अधिकार राज्य को सौंपे। तथा जनता ने अपने अधिकार राज्य को सौंपे। लेकिन निम्नलिखित तीन अधिकार
जनता अपने पास बनाए रखी, लेकिन निम्नलिखित तीन अधिकार जनता अपने पास बनाए रखी। फर्स्ट लिखिए आजीविका का अधिकार, ये नहीं सौंपा गया तीन अधिकार। फर्स्ट लिखिए आजीविका का अधिकार, आजीविका का अधिकार। सेकंड लिखिए स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। और थर्ड लिखिए संपत्ति का अधिकार। थर्ड में लिखिए राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि संपत्ति का अधिकार। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए इन्होंने संसदीय शासन प्रणाली का समर्थन किया। इन्होंने संसदीय शासन प्रणाली का समर्थन किया तथा राज्य को जनता का न्यासी माना, तथा राज्य को जनता का न्यासी माना। अगला लिखे विद्वान आपका जीन जैक्स रूसो, जीन जैक्स रूसो। लिखिए 1712 ईस्वी से लेकर 1778 1712 ईस्वी से लेकर 1778 ईस्वी तक, 1217 से लेकर 1778 तक। लिखिए इनका जन्म जेनेवा में हुआ था। इनका जन्म जेनेवा में हुआ था। इन्होंने कलेक्टिव विल यानी कि सामूहिक इच्छा का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इन्होंने सामूहिक इच्छा का सिद्धांत प्रतिपादित किया तथा यह कहा कि सॉवरेंटी यानी कि संप्रभुता, तथा यह कहा कि संप्रभुता जनता में निवास करती है। संप्रभुता जनता में निवास करती है। संप्रभुता जनता की सामूहिक इच्छा से, संप्रभुता जनता की सामूहिक इच्छा से निर्मित भी की जा सकती है और समाप्त भी की जा सकती है। निर्मित भी की जा सकती है और समाप्त भी की जा सकती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए इन्होंने इच्छा को दो वर्गों में बांटा। इन्होंने इच्छा को दो वर्गों में बांटा। फर्स्ट विशिष्ट इच्छा, स्पेसिफिक विल, विशिष्ट इच्छा। और सेकंड
सामान्य इच्छा, कॉमन विल, यानी कि बहुत ज्यादा लोगों की इच्छा, तो ज्यादा लोग जिसको चाहेंगे वही उन पर क्या करेगा, शासन। यही आपका हो गया सेकंड, सामान्य इच्छा। अगला लिखिए, आपका पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। 19वीं शताब्दी प्राकृतिक विधि की अवनति काल थी। 19वीं शताब्दी, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, एक लाइन उसके बाद आगे बढ़ना है। 19वीं शताब्दी प्राकृतिक विधि की डिमोशन एज या अवनत काल, अवनत काल थी, लेकिन 20वीं शताब्दी में प्राकृतिक विधि, लेकिन 20वीं शताब्दी में प्राकृतिक विधि पुनर्जागृत हुई, पुनर्जागृत हुई। हेडिंग डाल लीजिए, आधुनिक काल, माने इतिहास एक लाइन बता दिया गया, उसके बाद हेडिंग डालिए मॉडर्न एज, माने वर्तमान समय में क्या है, प्राकृतिक विधि। लिखिए आपका मॉडर्न एज या आधुनिक काल, यानी कि वर्तमान समय में। लिखिए वर्तमान समय में यह माना जाता है कि वर्तमान समय में यह माना जा रहा है कि, या माना जाता है कि, एक ही लिखिएगा, कि प्राकृतिक विधि समय तथा परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। प्राकृतिक विधि समय तथा परिस्थितियों के अनुसार, समय तथा परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होती रहती हैं। अतः स्टेमलर ने, अंडरलाइन कर लीजिएगा, पूछा गया है, अतः स्टेमलर ने परिवर्ती अवयवी प्राकृतिक विधि का सिद्धांत, परिवर्ती, परिवर्ती अवयवी, परिवर्ती अवयवी प्राकृतिक विधि का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इंग्लिश वर्जन इसका लिख लीजिए भाई, हिंदी में थोड़ा आपका शब्द चेंज कर सकता है। इंग्लिश वर्जन लिखिए, नेचुरल लॉ, नेचुरल लॉ विद वेरिएबल कंटेंट्स। नेचुरल, इंग्लिश वर्जन एक बार देख लीजिएगा, कंपटीशन में क्वेश्चन ये 3-4 बार रिपीट किया है। नेचुरल लॉ विद वेरिएबल, माने परिवर्तनीय, वेरिएबल कंटेंट्स, माने कंटेंट्स माने उसका अंतर वस्तु, अंदर क्या लिखा है, हाँ विषय वस्तु भी कह सकते हैं। कंटेंट माने विषय वस्तु या अंतर वस्तु, या उसमें अंदर क्या लिखा है। नेचुरल लॉ, देखिए नेचुरल लॉ विद वेरिएबल कंटेंट्स, इंग्लिश वर्जन भी याद रखिएगा। लिखिए इन्होंने परिवर्त नहीं लिख, परिवर्ती अव, देखिए भाई लिख दे रहे हैं, परिवर्ती अवयवी प्राकृतिक विधि का सिद्धांत। इसको परिवर्ती को परिवर्तनीय भी लिखता है, परिवर्तनीय भी, ये नहीं कि आपका इंग्लिश वर्जन याद रखिए एक बार।
लिखिए, इन्होंने 4 मूल सिद्धांत बताए। स्टेमलर में ही लिखिए अभी आप। इन्होंने 4 मूल सिद्धांत बताए। 2 सम्मान के सिद्धांत तथा 2 भागीदारी के। इन्होंने 4 मूल सिद्धांत बताए। 2 सम्मान के सिद्धांत तथा 2 भागीदारी के। 2 पार्टनरशिप, भागीदारी। 2 सम्मान माने इज्जत, प्रतिष्ठा। 2 सम्मान के सिद्धांत और 2 पार्टनरशिप यानी कि भागीदारी। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इनका मानना था कि विधि अनुल्लंघनीय और स्वेच्छाचारी सामूहिक इच्छा है। विधि अनुल्लंघनीय माने जिसका उल्लंघन नहीं किया सकता। विधि अनुल्लंघनीय और स्वेच्छाचारी सामूहिक इच्छा है। अभी देखिए, इसको समझाया नहीं गया है स्टेमलर का। आधुनिक काल अभी मैं बता दूं पढ़ाया नहीं गया है, यहीं से हमें पढ़ाना है। अब लिखवा दें आज। लिख लिए, विधि अनुल्लंघनीय और स्वेच्छाचारी सामूहिक इच्छा है। थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिएगा। कोटेशन भी कुछ आता है कि इसको किस विद्वान ने कहा था। अगला विद्वान लिखिए, डेल वेचियो। डेल वेचियो। वेचियो। डेल वेचियो 1878 से लेकर 1970, 1878 से लेकर 1970, 1878 से लेकर 1970। लिखिए इनका कोटेशन। प्राकृतिक विधि वह कसौटी है। इनका कोटेशन लिखिए। प्राकृतिक विधि वह कसौटी है जो हमें सकारात्मक विधि के मूल्यांकन और इसमें अंतर्निहित न्याय की तौल की अनुमति देता है। अंतर्निहित न्याय की तौल की अनुमति देता है। हेडिंग डालिए पैराग्राफ चेंज करके। भारत में प्राकृतिक विधि का समावेश। भारत में प्राकृतिक विधि का समावेश लिखिए। प्राचीन काल में यह माना जाता था कि, 1-2 लाइन प्राचीन काल दिखा के आधुनिक काल आ जाए। प्राचीन काल में यह माना जाता था कि राजा तथा प्रजा दोनों विधि के अधीन हैं। राजा तथा प्रजा दोनों विधि के अधीन हैं तथा विधि ईश्वर द्वारा बनाई गई है तथा विधि
ईश्वर द्वारा बनाई गई हैं, ये माना जाता था। वर्तमान समय में भारत के संविधान के अनुच्छेद वर्तमान समय में भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 यानी कि 14, फिर लिखिए 19, 20, 21, 19, 20, 21, 19, 20, 21, कामा दीजिए अनुच्छेद 311, 311, 311 इत्यादि अनुच्छेदों में, इत्यादि बढ़ा लीजिए अब उतना, इत्यादि अनुच्छेदों में प्राकृतिक विधि को समाहित किया गया है। प्राकृतिक विधि को समाहित किया गया है। 3 अनुच्छेद जरूर याद रखना, हम बताएंगे। एक आपका 14 जिसमें कि प्राकृतिक न्याय इसी में समाहित भी है, आगे हम बताएंगे केस वाइज। दूसरा आर्टिकल 21 और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है जहां नेचुरल जस्टिस का नियम समाहित है, आपका 311 बताया जाएगा लेक्चर में। अगला लिखिए सीपीसी की धारा, सीपीसी में लिखिए सीपीसी की धारा 27, 28, 29 तथा आदेश 5 में, सीपीसी की धारा 27, 28, 29 तथा आदेश 5 में मुख्य रूप से इसे समाहित किया गया है। सीआरपीसी में लिखे सीआरपीसी की धारा, पूरा धारा लिखवाना मुश्किल है, लिखिए सीआरपीसी की धारा 273, 273, 273 कामा दीजिए 479, 479, 303, 303, फिर कामा दीजिए 304, 304, फिर कामा दीजिए 191, 191 इत्यादि धाराओं में महत्वपूर्ण ही धाराएं लिखवाई जा रही हैं। इत्यादि धाराओं में इस सिद्धांत को समाहित किया गया है। लास्ट में लिखिए वर्तमान समय में प्राकृतिक न्याय के 3 सिद्धांत प्रचलित हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा वर्तमान समय में प्राकृतिक न्याय के 3 सिद्धांत प्रचलित हैं। फर्स्ट लिखिए दूसरे पक्षकार को सुनो, आडि अल्ट्रम परटम, दूसरे पक्षकार को सुनो। सेकंड लिखिए रूल अगेंस्ट बायस यानी कि पक्षपात के विरुद्ध नियम। सेकंड लिखिए रूल अगेंस्ट बायस यानी कि पक्षपात के विरुद्ध नियम, अभिनत भी कहा जाता है, अभिनत के विरुद्ध। और तीसरा रीजन डिसीजन यानी कि तर्कानुमोद्य निर्णय, तर्कानुमोद्य निर्णय।
या निर्णय का कारण देना। आसान भाषा में लिख लीजिएगा, निर्णय निर्णय का कारण देना, या दूसरी भाषा में सकारण निर्णय। एक ही है सब, चाहे सकारण लिखिएगा या आप निर्णय का कारण देना इंग्लिश में लिखना है तो रीजन डिसीजन।